नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने भूगोल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के बारे में। विश्व भूगोल। तो हम पहले शुरुआत करेंगे विश्व अर्थात इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की जो कि क्या है, आकाश गंगाओं का अनंत समूह है। आकाश गंगाओं का अनंत समूह है और इसकी उत्पत्ति जो है लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थात 13.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और इस ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, अर्थात यह अभी भी बढ़ता जा रहा है। इसका पता कैसे चलता है हमको? वैज्ञानिक जब सैटेलाइट या फिर जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इन तरह से जब वो परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जो पहले तारों की स्थिति या ग्रहों की स्थिति, तो उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इन सब का आकलन करने के बाद हमें पता चलता है कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की उत्पत्ति के क्या कारण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत से तथ्य या फिर बहुत से सिद्धांत विद्यमान है। जैसे निहारिका परिकल्पना हो गई, निहारिका परिकल्पना और ग्रहाणु परिकल्पना, परंतु जो आधुनिक सिद्धांत है इसका, जो आधुनिक सिद्धांत माना जाता है वह है बिग बैंग। बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत दोबारा देख लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य है जिसकी परिकल्पना किसने? जॉर्जेस लेमेत्रे ने 1927 में की थी। माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो अर्थात 13.8 अरब वर्ष पहले यह क्या था, एक छोटा गोला था जो कि अत्यंत सघन और अत्यंत गर्म कण था। तो होता क्या है, जो जितना ही छोटा होता है उसमें अगर ठूस ठूस की चीज़ें भरी होती तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फटेगा। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि ये जो गोला था ये फटा। तो इस घटना को क्या बोला गया? बिग बैंग थे, बिग बैंग घटना। और इससे क्या निकले? ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड्स, ऐसे बहुत सारे तत्व निकले और जिनका अभी भी विस्तार हो रहा है, जिनका हम लगातार जब अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये सारे तारे अभी भी ये विस्तार उनका हो रहा है। और इसी बिग बैंग घटना के बाद इसमें बहुत सारे आकाश गंगाएं, आकाश गंगा, उपग्रह, इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं कि आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा क्या होते हैं? विशाल तारों का समूह होते हैं। ये तारों का समूह समूह होती हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे, लगभग, जो कि
ये लगभग का सिंबल है 100 अरब तारे, 100 अरब तारे, लगभग एक कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये आकाशगंगाएं कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार अर्थात इनकी बनावट के आधार पर इनको कहा गया है। जैसे कि जो हमारे लोगों की आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, जिसको कहते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। इसमें क्या है, हमारा सौर मंडल स्थित है। इसमें हमारा सौर मंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसका आकार जो है सर्पिल आकार है। इसका आकार सर्पिलाकार है और इसका अन्य नाम मंदाकिनी है। इसका नाम मंदाकिनी है। अब इसमें क्या कितने शब्द हैं, हम देखते हैं सौरमंडल के बारे में। हम एक दूसरे से चीज़ें लिंक करते हुए पढ़ते चल रहे हैं। हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल की, ठीक है। सौरमंडल क्या होता है देखते हैं। यह ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह होता है। यह क्या होता है, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और उल्का, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह। पिंडों का समूह होता है जिसका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले होता है। अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है, और इसकी समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। जो कि इसकी ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, सूर्य से। सूर्य से। अगर इनमें हम बात करते हैं अब ग्रहों की, तो इनमें ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और फिर आता है वरुण। बचपन में हमने 9 ग्रह पढ़े थे जो कि अब 8 ही बचे हैं। अंतिम ग्रह था यम। अंतिम कौन सा था, यम। यम, लेकिन यम के बारे में कहा गया कि यह ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो दूसरे दूसरे ग्रहों के मार्ग को क्या करता है, यह काटता है, मार्ग को काटता है, जिसके कारण इसको क्या हुआ, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा के इसको बौने ग्रह, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है
कि हमको दूसरे लोगों के कहने से वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कि क्योंकि जब पहले हम लोग यम को ग्रह मानते थे तब भी वह सूर्य का चक्कर लगाता था, और अब ग्रह नहीं मानते, अब उसको बौना ग्रह कहते हैं, तब भी वह सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं। और लेकिन वह अपने हिसाब से जैसे चक्कर लगा रहा था उसी तरह अभी भी चक्कर लगा रहा है। अब इसमें शब्द आया है ग्रह, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रहों का वर्गीकरण देखते हैं। एक ग्रह हो गए, इनका वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहले होते हैं आंतरिक, आंतरिक या फिर इनको कहते हैं और धात्विक। धात्विक या पार्थिव ग्रह। या पार्थिव ग्रह। और दूसरे हैं बाय या गैसी या जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह जो आंतरिक ग्रह हैं इनके अंतर्गत आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं इनके अंतर्गत आते हैं बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनका निर्धारण हमने किस आधार पर किया है कि कौन से ग्रह आंतरिक हैं, धात्विक हैं और पार्थिव हैं, और कौन से बाह्य ग्रह हैं जो कि गैसी अर्थात जोवियन ग्रह हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जो ग्रह सूर्य के, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, इनके सबसे निकट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो गैसेस होंगी या फिर जो इनके ज्वलनशील तत्व होंगे जो हल्के होंगे वो क्या होंगे, सूर्य की सौर ज्वालाओं के कारण जल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अर्थात सॉलिड चीज़ें बचेंगी। तो इसी प्रकार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या हो गए, ये धात्विक अर्थात पार्थिव ग्रह बचे, क्योंकि इनकी जो गैसें थी वो जल गई। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी या अन्य ग्रहों की, तो इन पे वायुमंडल पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक परत बन जाती है, जिसके अंतर्गत सौर ज्वालाएँ या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा हानि या फिर कह सकते हैं उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। अगर हम इन ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर देखें तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। और जैसे कि हम लोगों ने बात कर की है कि यम को अब क्या कर दिया इन लोगों ने, बौने ग्रह, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है, जिससे यम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने ग्रह की बात की, तो ग्रह की बात करते हुए हम लोग अपने ग्रह अर्थात पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की पूरी सतह जो है वह 29% भाग पर स्थल है। 29% भाग पर क्या है, स्थल। और देखते हैं कि 71% भाग पर जल है।
भाग पर जल विद्यमान है। और पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है? 6378 किमी। ये पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। और अगर हम इसके औसत घनत्व के बारे में बात करते हैं, जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या हो गया? औसत घनत्व हो गया, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यह पूर्णतया गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर क्या है? चपटी हुई है। ये अगर हम इसको क्या माने? नॉर्थ पोल, और इसको मानते हैं हम साउथ पोल। अर्थात ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है ये, और दक्षिणी ध्रुव है, ये बर्फ से ढके हुए हैं। अब बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को हम लोगों ने क्या किया है? इन पृथ्वी को कई काल्पनिक रेखाओं में बांट रखा है। जैसे कि जो पृथ्वी को बराबर मध्य से काटती है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये हो गई। और उत्तरी अक्षांश की ओर जो 23.5 डिग्री की काल्पनिक रेखाएं हम मानते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और उसके बाद थोड़ा और उत्तरी ध्रुव के पास पढ़ते हैं, फिर 66.5 डिग्री पे हम लोग इसको मानते हैं कि उत्तरी नॉर्थ सर्किल, या फिर उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार जब हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो जो 23.5 डिग्री के, ये आप लिख देते हैं, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण की तरफ हम बात करते हैं, ये 23.5 डिग्री होगी। अरे यार, हम्म, 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। मकर रेखा ये तो हो गई पड़ी हुई रेखा है, या फिर जिनको कहते हैं हम लैटिट्यूड। अब हम देखते हैं जो खड़ी रेखाएं हैं। खड़ी रेखाएं जो ध्रुवों से चलती हैं और पृथ्वी को बराबर भागों में रखती, ये इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं। अब अगर इनके बारे में देखते हैं कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं जो कि पड़ी हुई हैं, इनकी क्या विशेषता है? पहली बात तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट रही हैं, और जो बीच से काट रही है अर्थात जिस मध्य से काट रही है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके बीच की दूरी, जो ये दूरी है, ये पृथ्वी के किसी भी कोने पे आप जाएंगे, 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, हमेशा। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनको हम मापते कैसे हैं? यह वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान पर पृथ्वी के केंद्र से बने हुए कोण होता है, बना हुआ कोण होता है। जैसे मान लो ये है, तो ये जो एंगल बन रहा है,
ये ही होता है अक्षांश, जो इसका कोण होता है। हम बात कर लेते हैं, अब लिख ही लेते हैं अक्षांश। तो अक्षांश कौन से? ग्रीन। अक्षांश क्या होते हैं? ये विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा से या फिर भूमध्य रेखा से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर ये क्या होती है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी। मध्य दूरी। और पूरी पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव समान होगी, तभी हम लोगों ने इसको लिखा है कि 111 किलोमीटर है ये। ठीक है। और इनकी कुल संख्या 179 है, 179। ये क्या है? कुल अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये कुल अक्षांश हैं। बाकी तुमको पता है ये क्या है? ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। हम लोगों ने अपने मेजरमेंट या फिर अपने एड्रेस देखने के लिए हम लोगों ने पृथ्वी को कई भागों में बांट रखा है। जैसे मान लो अगर हम अभी पूछते हैं कि समय क्या हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 बज रहे हैं। तो 4 या फिर 4:10 हो रहा है। ये 4:10 हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको कैसे बताया? ये 4 मिनट हो गए घंटे, सॉरी 4 ये क्या हो गए घंटे, और ये 10 हैं ये हो गए मिनट। तो हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि कितना समय हुआ। जैसे मान लो वो भी कह सकते हैं लगभग 4 बज रहा है, तब भी हमको एग्जैक्ट नहीं पता। तो उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया? पृथ्वी को अक्षांशी ये रेखाएं और देशांतरी ये खड़ी रेखाओं, इनमें हमने पृथ्वी को बांट रखा है। तो अगर हमसे मान लो कोई पूछता है कि आप आपकी लोकेशन क्या है, तो मान लीजिए कि हम भारत में हम मान लेते हैं कि हम भारत की समय रेखा पे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 42.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में हम लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोग की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, ठीक है। वास्तव में देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है। लंदन में एक स्थान पाया जाता है ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है। कोणात्मक दूरी होती है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर
क्या होता है? सर्वाधिक दूरी होती है। और जो दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। और न्यूनतम दूरी कहाँ पे है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी हो गई। और जो 0 डिग्री देशांतर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर। 0 डिग्री देशांतर हम लोग कहते हैं प्रधान यामोत्तर कहलाती है। बाकी हम लोगों ने देख ही लिया कि ये क्या होती है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये वास्तव में ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इनको मिलाने वाली क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। और हम देख सकते हैं कि ध्रुवों पर इनमें क्या है? न्यूनतम दूरी, अर्थात जो कि शून्य भी हो जाती है। और ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे क्या है? अधिकतम दूरी इनके मध्य हम देख सकते हैं। और इनकी लंबाई क्या होती है? इनकी लंबाई बराबर होती है। जबकि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं इनके मध्य दूरी तो समान होती है, बट इनकी लंबाई बराबर नहीं हो सकती है। और इनके बारे में अंतिम फैक्ट है कि इनकी संख्या अधिकतम कितनी है? 360। मतलब कुल कितनी है? 360। हम देखते हैं फिर से पृथ्वी के कितने भागों में, या फिर हम लोगों ने कितने क्या नाम दिए हैं पृथ्वी के भागों को देखते हैं। जो हम लोगों ने देखा था पृथ्वी को मध्य से काट रहा है, ये क्या थे? 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा। ठीक है। अब अगली कौन सी थी? 23.5 डिग्री अक्षांश। ये हम लोगों ने देखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। और इधर फिर पड़ता है उत्तरी ध्रुव। हम अगर इसी तरह दक्षिण में बात करते हैं तो ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इनके मध्य में क्षेत्र पाए जाते हैं उनको कहते हैं। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये, इनके मध्य ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये, इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंध। ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इनके मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध।
और जो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध। इसी प्रकार हम दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक तो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। और अगर हम यही बात करते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, जिसको मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको आर्क, जैसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये ध्रुव तक हो जाएगा, ये होगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव तक इसको हम लोग कहेंगे फिर दक्षिणी शीत वृत्त, शीत कटिबंध। तो ये जो साउथ में हो गया, अर्थात नॉर्थ, ये दक्षिण में, ये हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध। अगली वीडियो में अब हम जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में, आंतरिक भागों के बारे में और वातावरण के बारे में, और भूकंप क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली